चलिए, आप लोग का आंसर आ गया? कितना आंसर आया बोली तो? लाहे लाहे बोलिए। देखिए तो ए आंसर है, बट आंसर ये दिया हुआ है। ये आंसर आया है? अच्छा, एलसीएम नहीं दिए हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए तो ये आंसर आता है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। और मान लेते हैं कि ए पर्सन जब जंप किया यू स्पीड से, तो इसका स्पीड v1 हो गया, राइट? और ए है पर इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट के लिए क्या डायरेक्टली u प्लस v1 लिख दें? थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। और तब हम लोग को दो बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा। 2 बार कैसे? जब पहला पर्सन जंप करेगा तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जब दूसरा पर्सन जंप करेगा तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? m माइनस यू प्लस v1 अब प्लस m इंटू v1। एग्री? और तब फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, बढ़िया प्रॉब्लम है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अगर करेंगे देन क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू m माइनस यू प्लस v1 अब प्लस m इंटू v1। यहाँ से v1 का वैल्यू कितना? v1 इक्वल टू mu डिवाइड बाई v1 इक्वल टू mu डिवाइड बाई 2m प्लस m, यही आता है। एग्री? चलिए यहाँ तक पहले आइए, फिर सेकंड मैन को जंप ऑफ करेंगे। और ए डायरेक्शन हम लोग का था एक्स एक्सिस। नहीं देखते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिएगा। अब सेकेंड पर्सन के लिए यहाँ देखिए, अब सेकेंड पर्सन के लिए काम करते हैं। जब मैन बी और कार्ट टुगेदर था, राइट? तो उस टाइम पे इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो सर इनिशियल मोमेंटम होगा m प्लस m इंटू v1। एग्री ना? m प्लस m इंटू v1। लेकिन जब सेकेंड पर्सन जंप करता है तो सेकेंड पर्सन इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में किधर जंप किया और कितना स्पीड से? u स्पीड से टुवर्ड्स राइट। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है, हो सकता है कि इसका फोर्स इस पर इतना ज़्यादा हो, उस वजह से पीछे भी तो आ सकता है, नहीं पता है। तो बेटर है कि अलजेब्रिकली काम कीजिए। इसका क्या मान लीजिए, जस्ट आफ्टर द जंप इसको मैं v2x मान लेता हूँ।
आपको भी बचाने के लिए और खुद को भी बचाने के लिए। वजह v2x अगर निगेटिव आ गया मतलब ये गाड़ी पीछे जाना स्टार्ट कर देगा, अगर पॉजिटिव आ गया आगे जाते रहेगा, अलजेब्रिकली काम कर लेंगे, राइट। तब उस टाइम पे यहाँ देखिए अगेन वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट के लिए क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट का x कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पे माइनस यू या प्लस यू, गाड़ी के रेस्पेक्ट में मैन किधर गया था, टुवर्ड्स राइट, प्लस यू जो पीछे है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ क्या रहेगा प्लस यू, और इसके लिए v2x, राइट। अब v2x का अंदर अलजेब्राइक सेंस छुपा हुआ है, v2x का जो भी वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा तो मतलब पीछे जाना स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिव आ गया मतलब जैसा हम लोग सोच रहे हैं, राइट। तो बोलिए सेकेंड मैन के जंप करने के बाद सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, ये सेकेंड टाइम हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने के लिए, राइट, कितना हो जाएगा m u प्लस v2x, देखिए तो सही है, अब प्लस m v2x और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम, एग्री। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था m प्लस m v1 इक्वल टू बोलिए m u प्लस v2x अब प्लस m v2x। यहाँ से सॉल्व करके मुझे v2x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1 बताइए, कोई बात नहीं देख लेते हैं। m प्लस m v1 इक्वल टू m u अब प्लस m प्लस m v2x, राइट। देन m प्लस m v2x इक्वल टू m प्लस m v1 का वैल्यू बताइए, v1 का वैल्यू निकाले हैं ना, m u 2m प्लस m, एग्री, अब माइनस m u, सही है। इसको इस तरफ लेके चलेगा, यहाँ तक आइए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए इसको। तो m प्लस m v2x इक्वल टू इन दोनों में एलसीएम क्या ले सकते हैं, mu, सॉरी कॉमन क्या ले सकते हैं, mu कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा m प्लस m अब माइनस 2m माइनस m और डिवाइड बाई कितना 2m प्लस m, एग्री ना। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस, बोलिए बोलिए m स्क्वायर u 2m प्लस m, क्लियर ना। तो v2x इक्वल टू माइनस m स्क्वायर u, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो गया नहीं, 2m प्लस m इंटू हार्ट m प्लस m। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड मैन जब जंप किया आगे की तरफ तो गाड़ी किधर चल जाने लगा, पीछे, कितना स्पीड से, इसका मॉडुलस से। तो ये था हम लोग का एडवांटेज अलजेब्राइक सेंस में काम करना v2x लेने कर, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको डाउट होता है कि आगे जाएगा, जहाँ पे डैम श्योर है तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे एक डाउटफुल था ना, गाड़ी रुका हुआ है, राइट, पहला आदमी पीछे जंप किया और दूसरा आदमी आगे जंप किया, उसके बाद तो हो सकता है गाड़ी आगे भी जा और पीछे भी आ सकता है, हो सकता है पीछे की तरफ इतना धक्का लगा हो कि वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, नहीं पता था। तो जहाँ पे नहीं पता रहेगा आज के बाद वहाँ पे एक्स कंपोनेंट के टर्म में काम किया जाएगा, वो अलजेब्राइक बन जाएगा और उसका प्लस और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, उसका फाइनल मोशन का डायरेक्शन बता देगा। इसका मतलब आफ्टर द सेकेंड मैन जंप ऑफ कार्ट इज मूविंग विथ दिस स्पीड, मॉडुलस ले लीजिएगा, बट किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, ये अपने आप में एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ये प्रॉब्लम सीखने के लिए बहुत बढ़िया, इस पर एक स्टार लगा दीजिए, मतलब पीछे जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उससे भी ये बढ़िया प्रॉब्लम लग रहा है। तो मुझे लगता है कि कार्ट और मैन का प्रॉब्लम अब आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया।
तो आज का वीडियो यहाँ से ही रिकॉर्ड हो रहा है। जो लोग क्लास आज नहीं कर रहे होंगे उनके लिए। इससे पहले मैं थ्योरी कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम करवा रहा था। हटाएं? जब पूछेंगे हटाएं तो हाँ ना तो कुछ तो बोलिएगा, नहीं हटाएं। देखिए, एक बात क्लियर कट माइंड में रखिए कि एक बार आप क्लास में ज्वाइन कर लिए तो फिर आपको देखिए, अब जैसे आज मेरे पास किसी पेरेंट्स का या किसी स्टूडेंट का शायद कॉल आया था जो यहाँ पर रिसेप्शन से कॉल करते हैं, सर एनसीईआरटी के थ्रू तो चल नहीं रहे हैं। मतलब ये होता है ना, जैसे अब मैं आज क्लास पढ़ाया, अच्छा आप जाके एनसीईआरटी में लाइएगा, मिलेगा ही नहीं। ये एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं है। फिर रीजनेंस में लाइएगा जाके एनसीईआरटी में, वो तो कभी लाइफ में नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में थोड़ा ट्रस्ट रखिए सामने वाले पे जो पढ़ा रहे हैं। इस आप लोग के लिए नहीं बोल रहे, मैं सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। एट द एंड ऑफ सेशन जब क्वेश्चन बैंक सब कुछ करवाना स्टार्ट करेंगे, या जब अपना खुद का जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिएगा, नीट का, जेईई मेन का, तब समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। अभी अगर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन मिलेगा, आज का क्लास हुआ, अच्छा एनसीईआरटी में कहाँ है, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी जस्ट सिलेबस, नथिंग एल्स। खासकर ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं। इधर थोड़ा सा पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा आपको। और पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मैं कवर करता हूँ। मतलब मेरा अपना एक तरीका है कि कोई भी टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक वे में पहले ये पढ़ाना चाहिए, फिर ये पढ़ाना चाहिए, ताकि एक लिंक बना रहे। रीजनेंस में भी पहले क्या पढ़ाना चाहिए, फिर क्या पढ़ाना चाहिए। केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने पहले क्यों पढ़ाया, कुछ तो रीजन रहा होगा, उसके बाद फिर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अब उसमें आप लाइन बाय लाइन प्योर एनसीईआरटी को देखकर तो पढ़ाते नहीं रहेंगे। आपको तो मतलब इससे है ना कि 12th बोर्ड का सारा क्वेश्चन बन जाए कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद। वंस आई फिनिश केमिकल काइनेटिक्स, तब बोलेंगे कि मैंने केमिकल काइनेटिक्स में इतना लेवल तक आपको पढ़ा दिया, अब क्वेश्चन बैंक 12th का प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का सॉल्व कीजिए। 2 दिन आपके लिए काफ़ी रहेगा, वो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। एक लाइन से प्रॉब्लम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बस लेकर आइएगा। बट थोड़ा सा है पेशेंस। चलिए स्टूडेंट, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरी था 2 लाइन का। थ्योरी तो यही है ना, नेट फोर्स 0 या फोर्स का जो भी कंपोनेंट 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या रहेगा, सिस्टम का कंजर्व रहेगा। एक क्वेश्चन लिखे तो, ईच ब्लॉक shown in figure has mass 1 kg. Each block shown in figure has mass 1 kg. Full stop. The rear block moves with a speed of 2 meters per second. Each block, पहले डायग्राम देख लीजिए तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 2 ब्लॉक है, आई है एक्स एक्सिस, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक ए है, और इस ब्लॉक में एक लाइट स्प्रिंग लगा हुआ है। कैसा स्प्रिंग, लाइट स्प्रिंग। लाइट स्प्रिंग का मतलब मासलेस, लाइट मोटा मोटी क्या मान के चलते हैं, मासलेस। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, और इसका मास भी 1 kg और इसका मास भी 1 kg। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। द रियर ब्लॉक मूव्स विथ अ स्पीड, पीछे वाला ब्लॉक कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। द रियर ब्लॉक मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट, टुवार्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। Find the maximum compression of the spring. Find out the maximum compression of the spring.
चलिए इसमें मैं आप लोग को टाइम नहीं दूंगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ये समझ में आ गया? ए रेस्ट में था, राइट, और ए मूव कर रहा है, डैम, और ए फ्रिक्शनलेस है, डैम से ये आके यहाँ से कोलाइड करेगा, और जैसे ही इससे कोलाइड करेगा किससे? स्प्रिंग से, तो ए कंप्रेस होगा। एग्री? ये बताइए कंप्रेस होने के बाद ये स्प्रिंग किस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा? इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाएगा? टुवार्ड्स लेफ्ट। और इस ब्लॉक पे उससे होगा क्या? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, स्पीड बढ़ना शुरू होगा, बट व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक? कम होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए कैसा केस रहेगा? रिटार्डेशन का। और इसका लिए कैसा केस होगा? तो नहीं, तो इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, इसका स्पीड घटते चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब दोनों का स्पीड इक्वल हो जाएगा। एक टाइम तो आएगा ना, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डैम से, और एक टाइम आएगा जब दोनों का स्पीड क्या रहेगा? कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो मुझसे मुझे मतलब नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, यहाँ देखिए, एग्री, और यहाँ पे कोई ब्लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ए भी 10 मीटर पर सेकेंड से और ए भी 10 मीटर पर सेकेंड से। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में सेम रहेगा तो स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा? क्यों नहीं हुआ सर? अगर ये 1 मीटर इधर गया तो ये भी 1 मीटर इधर आ गया, तो जितना लेंथ इसका रहेगा उतना ही लेंथ क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये है कि इनिशियल में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इधर, और एक कम डिस्टेंस इधर कवर करेगा, तो क्या होगा? कंप्रेस होते चला जाएगा। एग्री? तो कंप्रेशन कब तक होते चला जाएगा? स्प्रिंग में कंप्रेशन तब तक होगा जब तक इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा और इसका स्पीड कम रहेगा। एग्री? बट एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे व्हाट? दोनों का स्पीड सेम होता, जहाँ पे दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। और आपको पता है ना कि किसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। और इसके लिए क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। एक टाइम, एक ऐसा मोमेंट पे दोनों का जब स्पीड इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा। वजह कि सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोनों का स्पीड इक्वल हो गया, बाद में इसका क्या हो रहा है? इसका, उसके बाद इसका स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब जब इसका स्पीड ज़्यादा हो गया तो इस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। मान लेते हैं कि ए अगर इस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर, और ए आया यहाँ पे कितना? 1.5 मीटर, तो नहीं तो इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट स्प्रिंग, जब इसका स्पीड जहाँ पे इक्वल हुआ उसके बाद इसका स्पीड ज़्यादा और इसका स्पीड कम होगा, तब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इलोंगेशन। और इलोंगेशन होते होते लास्टली क्या हो जाएगा? ये अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा, और ये पीछे छूट जाएगा, ये आगे चला जाएगा। लेकिन वहाँ तक हम लोग को जाना ही नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि उसके बाद इलोंगेशन होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए ए और बी का, दोनों का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये पहला की पॉइंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एग्री? अब यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं कि मैं ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और स्प्रिंग, इन तीनों को सिस्टम मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं? सिस्टम। किसको किसको मैंने सिस्टम माना? और सिस्टम मानने के पीछे मेरा एक वाइज पॉइंट ये था कि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स बना दे। क्या बना दे? इंटरनल फोर्स। अगर स्प्रिंग को सिस्टम का पार्ट बना दिए तो नाउ स्प्रिंग फोर्स बिकम्स व्हाट? इंटरनल फोर्स, राइट? तो उस टाइम पे एफएक्स क्या रहेगा? 0। तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? अब यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन बनाते बनाते इतना आइडिया होना पड़ेगा कि हाउ कैन बी सिलेक्ट द सिस्टम। अगर सिस्टम सेलेक्ट नहीं किया जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, तो हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो जाए। अब अगर आप स्प्रिंग को ही सिस्टम का पार्ट बना लिए तो सर ये सब आइडिया आएगा कैसे? तो ये सब आइडिया प्रॉब्लम बनाते बनाते आएगा, अचानक से तो आएगा नहीं, और इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, राइट? तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना? फर्स्ट। इनिशियल में आपका सिस्टम ए भी है, ए भी है, ए भी है, बट इस ये सब मूव कर रहा था क्या? मूव तो सिर्फ एक कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या लिखें? बोलिए भाई।
मास ऑफ ए इंटू 2 मतलब कितना, मास 1 kg है तो कितना हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड। और मैं एल्जेब्रिकली सोच रहा हूँ, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है इसलिए मैंने +2 लिखा, राइट। और फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम के टाइम पे दोनों का स्पीड, जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए दोनों का स्पीड क्या रहना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा। तो इसका अगर v है तो इसका भी क्या रहेगा v, तो क्या हो जाएगा ma प्लस mb, और स्प्रिंग का मास तो है ही नहीं, इंटू v। तो दोनों को इक्वल करते हैं तो v कितना आएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वल टू अगर सेकंड करते हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल नीट का लेवल का भी हो सकता है, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, देन व्हाट, एम ए प्लस एम बी, मतलब ये तो 2 हो गया ना, 2 इंटू वी इक्वल टू 2, इट मीन्स वी इक्वल टू कितना मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये बन गया इसमें, क्यों एट द टाइम ऑफ मैक्स, इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन व्हाट द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ए एंड बी कितना रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। बट इस क्वेश्चन में मुझे ए नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, मैक्सिमम कंप्रेशन, राइट। अब यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसका, सिस्टम का। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, टोटल यहाँ देखिए, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, नहीं। तो लिखिए बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बोलिए स्टूडेंट, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या था, बोलते रहिएगा नहीं तो पीछे छूट जाइएगा। हाफ इंटू, बाकी किसी के पास एनर्जी था क्या, सिर्फ ब्लॉक ए के पास था, इंटू, और स्प्रिंग पोटेंशियल मैकेनिकल में दोनों आता है ना, बट यहाँ पे इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल कितना 0, ये हो गया फर्स्ट। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब प्लस हाफ एम ए भी स्क्वायर, अब प्लस हाफ एम बी भी स्क्वायर, बट दोनों का स्पीड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। और जब फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करते हैं, भी तो आप निकाल के बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करते हैं तो ओनली अननोन इज व्हाट, एक्स, फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, निकालिए। एक क्वेश्चन रोशन कुमार, एक क्वेश्चन बिल्कुल जेई मेन लेवल का रहेगा, जरा ध्यान देना। इसमें सब कुछ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ गया, मैक्सिमम कंप्रेशन का होने का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी आ गया, और इलोंगेशन भी, एक्स भी निकालना है। लेकिन वाइटल और किसका था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, राइट।
हो गया? चलिए, कितना है आंसर? आंसर है 0.2 मीटर। वेरी गुड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ बात मत कीजिए और डायग्राम बनाइए। ये नया क्वेश्चन, हेलो बोलिए तो। स्प्रिंग का लेंथ अगर 0.2 मीटर से कम हो जाए, मतलब अच्छा मैक्सिमम कंप्रेशन तो इतना ही रहेगा ना? अच्छा, स्प्रिंग को ही कट कर दें, राइट? हाँ हाँ, यस मैं समझ गया। यस यस स्टूडेंट, जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे स्प्रिंग ही अगर 0.2 मीटर से कम ले तब क्या कीजिएगा? तो स्प्रिंग को कट करेंगे तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर इससे छोटा स्प्रिंग लीजिएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट 50 नहीं रहेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और बनेगा, राइट? मतलब इस क्वेश्चन के लिए 50 न्यूटन पर मीटर का हम लोग लिए हैं। अगर स्प्रिंग को, इसी स्प्रिंग को कट करेंगे, ये तो आपको शायद कभी पढ़ाया भी होगा और नहीं पढ़ाया तो आगे कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे कि किसी स्प्रिंग को कट करते हैं, पक्का मैं कहीं पे लिया होगा। तो स्प्रिंग को अगर किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पुराने वाला रहता है या नया चेंज हो जाता है? और कोई स्प्रिंग है जो जिसका लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका इक्वल लेंथ पे अगर कट कर देंगे तो इसका स्प्रिंग जो नया बनेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाता है, राइट? इसलिए इसी स्प्रिंग को छोटा लीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग रहेगा, तो फिर एक नया इलोंगेशन आएगा, 0.2 मीटर नहीं रहेगा, राइट? हाँ, तो फिर आपका क्वेश्चन क्या था? नहीं, उतना ही ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन का डेटा चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा वैल्यू आएगा। के, इनका क्वेश्चन है कि सर के का वैल्यू उतना ही रखें, आप इसी स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए अगर 0.2 मीटर से कम नहीं कर सकते हैं, स्प्रिंग का कोई नेचुरल लेंथ रहा होगा उसको कट किया जाए, ऑटोमेटिक वो दूसरा वैल्यू ही रहेगा, तो फिर वो नया प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ तो लॉजिकल रहेगा ना, जिसका वैल्यू आना चाहिए। अरे ये बात क्या है, देखिए फिजिक्स में, खासकर मैकेनिक्स में सब कुछ प्रैक्टिकल है, जो एक्चुअल में हो रहा है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये एक्चुअल में हो रहा है कि हाँ कोलाइड किया है तो क्या होना चाहिए, तो जो होना चाहिए उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। उसमें 90% आइडियल सिचुएशन को आप देखिए, उसमें इस केस में तो एक्चुअल में बोलिएगा सर रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा, रियलिटी में तो कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है ही नहीं, बट आइडियली आपको जो अगर फ्रिक्शनलेस रहता तो हम लोग इस टाइप से सोचते हैं। फिर वैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर 0.2 मीटर है, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर स्प्रिंग ही 0.2 मीटर से कम रहता तो क्या होता, तो कुछ में कुछ और स्प्रिंग रहता, कुछ तो स्प्रिंग रखेंगे, कुछ तो वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू पर कोलाइड करेगा तो कुछ तो कंप्रेशन होगा, लॉजिक तो यही है। चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये नेचुरल लेंथ है, ये बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, राइट? ए एक्सटर्नल किक गिव्स ए वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड। ए एक्सटर्नल किक समझते हैं, ऑल ऑफ सडन इम्पल्स देना। ए एक्सटर्नल किक gives a velocity 14 meter per second to the heavier block
टुवार्ड्स द लाइटर वन, टुवार्ड्स द लाइटर वन 14 मीटर पर सेकेंड। कितना? 14 मीटर। किधर? इधर से इधर किक दिए हैं या इधर से इधर दिए हैं? चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी गेन बाय सेंटर ऑफ मास। फाइंड आउट द वेलोसिटी गेन बाय सेंटर ऑफ मास। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक with respect to center of mass. Find out the velocity of two block with respect to center of mass just after the kick. Just after the kick. इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। आप लोग को याद है इस टाइप का एक क्वेश्चन किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जिसमें स्प्रिंग था और स्ट्रिंग था, स्प्रिंग था और ओल्ड बैच। इस टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, राइट। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है और स्ट्रिंग को और कट किए थे। तो स्ट्रिंग को कट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि स्प्रिंग को कुछ भी चेंज होने में थोड़ा टाइम गैप लगता है। स्ट्रिंग को कट करेंगे, टेंशन ऑल ऑफ सडन जीरो हो जाएगा, राइट। बट स्प्रिंग क्या करता है? टाइम लेता है। तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में, उस फैन को बंद कर दूं, आप लोगों को भी ठंडा लग रहा है। एक एसी बंद कर दीजिए, ठंडा लग प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, जस्ट आफ्टर समझते हैं, जस्ट यहाँ पे किक का मतलब इम्पल्स देना, राइट। जिस टाइम पे हम लोग इसको इम्पल्स दिए 14 मीटर पर सेकेंड का, जस्ट आफ्टर दैट 2 kg ब्लॉक का क्या रहा होगा? तो एक्चुअल में 2 kg ब्लॉक तभी मूव करेगा ना जब इसमें कंप्रेशन होगा। अब कंप्रेशन होने में थोड़ा टाइम गैप लगेगा। स्प्रिंग का एक नेचर है, स्ट्रिंग का नेचर नहीं है, बट स्प्रिंग का क्या नेचर है कि जैसे ही इसको इम्पल्स दिए तो उसी टाइम पे जस्ट आफ्टर दैट क्या ये वेलोसिटी गेन करेगा? ये वेलोसिटी गेन नहीं करेगा। आज के बाद ऐसा जानिए कि दो ब्लॉक के बीच में एक अगर स्प्रिंग फंसा हुआ है और किसी एक ब्लॉक पे अगर इम्पल्स डाले हैं, चाहे इधर या इधर, डजंट मैटर, राइट। तो उसके वजह, स्प्रिंग की वजह से दूसरा ब्लॉक अगर रेस्ट में था और इम्पल्स इसको दिए हैं, तो दूसरा ब्लॉक को स्पीड गेन करने में टाइम लगेगा, एग्री। लेकिन जस्ट आफ्टर दैट इसका वेलोसिटी 2 kg का क्या बोलना है? 0। वजह, यह स्प्रिंग का नेचर है। स्प्रिंग में चेंज होने में ऑल ऑफ सडन स्प्रिंग का चेंज नहीं होता है, इट टेक्स टाइम गैप, राइट। दैट्स वाई जस्ट आफ्टर दैट जस्ट आफ्टर द किक का मतलब आफ्टर dt टाइम। dt टाइम का हुआ एक पल, एक क्षण, राइट, नॉट डेल्टा टी। पर स्प्रिंग के लेंथ को चेंज होने में एक सर्टेन फाइनाइट टाइम चाहिए, राइट। दिस इज द वजह, जब इसको हम लोग किक देंगे तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? 14 मीटर पर सेकेंड। समझे नहीं समझे? इसका मतलब आज के बाद स्प्रिंग का कुछ भी चेंज होता है तो उसके बीच में क्या चाहिए? एक टाइम गैप। तो यहाँ पे इनिशियली नेचुरल लेंथ क्या था? L। तो जस्ट आफ्टर द किक अभी भी नेचुरल लेंथ क्या रहेगा? L रहेगा। उसके बाद क्या होगा बाद में देखेंगे, बट जस्ट आफ्टर दैट क्या रहेगा? इसका 14 मीटर पर सेकेंड, इसका 0 लेना है, एग्री। तो निकालना क्या था स्टूडेंट? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट। फार्मूला क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसे मान लेते हैं m1, ऐसे मान लेते हैं m2, एग्री।
चलिए, और इसका तो लेंगे नहीं, लाइट स्प्रिंग है, राइट। तो m1 कितना 5, अब v1 x के लिए कितना लिखे हैं -14 या +14 अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस माइनस नहीं +14, m2 2, अब v2x 0 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जस्ट आफ्टर द किक सेंटर ऑफ मास मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एग्री। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 1 मिनट, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब आप कहाँ पर जाकर बैठ गए हैं, सेंटर ऑफ मास में। अब जब चीज़ों को सेंटर ऑफ मास देखिएगा, इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम। कौन सा फ्रेम, इसका मतलब आप सेंटर ऑफ मास में बैठकर देख रहे हैं। तो आप जहाँ पे बैठ कर देखिएगा तो उसके रेस्पेक्ट वो क्या हो गया, आपके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो गया, राइट। आप जहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप किस में हैं। इसका मतलब आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास का मोशन नज़र आएगा। हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो क्या रहता है, उसको रेस्ट में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, किसका वेलोसिटी देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो उस टाइम पे क्या सोचते हैं, बी को हम लोग रेस्ट में सोचते हैं। वैसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ ए m1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो सेंटर ऑफ मास का फिर मोशन मुझे नज़र नहीं आएगा। और किसका मोशन नज़र आएगा, m1 का और m2 का। एग्री। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट और एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। न्यू स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिए। देखिए 1 का वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम फ्रेम में है, ग्राउंड में है, किसमें है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कीजिए। को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए और बी दोनों सेम फ्रेम में है, कहाँ है, सेम फ्रेम में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट हो सकता है कि आप इतना सारा प्रॉब्लम बनाने के बाद, सर अभी तक तो आप ऐसे लिख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब बीच में प्लस था, राइट, यही था ना। यहाँ देखिए अभी भी करेक्ट हैं, जैसे काट और मैन का प्रॉब्लम सॉल्व करा तो यहाँ देखिएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए मैं यही लिख रहा था ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू काट और प्लस वेलोसिटी ऑफ काट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एम पहले, तो एम पहले, जी बाद में, तो जी बाद में, अब बीच में एक थर्ड फ्रेम सी। वैसे ही हो सकता है ए और बी के बीच में आप ग्राउंड को सोच रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। बट आप ए जानते हैं वी ए बी इक्वल टू माइनस होता है माइनस वी बी ए, हाँ या ना। वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को क्या हम लोग माइनस दे के ऐसे लिख सकते थे, बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए मैंने बीच में माइनस कर दिया, समझ गए। एनीवे, तो यहाँ पे कितना रहेगा, वेलोसिटी ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना था 14 और सॉरी, तो 1 का कितना था 14 और सेंटर ऑफ मास का कितना था 10। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे कितना मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए नजर आएगा, 4 मीटर। किधर, टुवार्ड्स राइट, प्लस साइन है ना, एग्री। अब वेलोसिटी ऑफ ट्यूब विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, तो क्या इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्यूब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू 2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर द किक क्या था, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर 2 को देखिएगा तो ब्लॉक 2 m2 किधर मूव करते हुए नजर आएगा, टुवार्ड्स लेफ्ट, कितना मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। ये है आंसर।
तो यहाँ पे एक चीज़ सीखे हैं कि स्प्रिंग इस टाइप का सिचुएशन में कोई अगर इम्पल्स देंगे तो स्प्रिंग का चेंज होने में, स्प्रिंग का एक्शन होने में टाइम लगता है। तो उससे दो चीज़ अगर है अटैच, तो इस ब्लॉक को अगर इम्पल्स देंगे तो उसका इम्पैक्ट इस पर ऑल ऑफ सडन नहीं होगा। तो जैसे पहले था ड्यू टू इनर्शिया, वैसे ही बाद में भी रहेगा, जस्ट आफ्टर रहेगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन। क्या बन सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब डैम से और इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, और इसका स्पीड बाद में इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, बट इसका स्पीड क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम इस कंप्रेशन के टाइम पे दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसमें कुछ और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम लिखिए। लिखे तो, ए बॉडी ऑफ मास 8 kg, a body of mass 8 kg is traveling at a speed of 2 meter per second. A body of mass 8 kg is traveling at a speed of 2 meter per second. Full stop. At certain instant, due to internal explosion, at certain instant due to internal explosion, external या internal, internal explosion, it break into two chunks. chunks समझते हैं ना, two parts. It break into two chunks of mass 4 kg each. It break into two chunks of mass 4 kg each, comma, neither chunks leaves the line of motion. Neither chunks leaves the line of motion. इस लाइन का क्या मतलब, इसका मतलब है कि इनिशियल में जो एलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर ब्रेक, दोनों क्या रहेगा, एलोंग एक्स एक्सिस। मैं नहीं बोला एलोंग पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव, बट सेम लाइन पे रहेगा, राइट। वो अपना ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन को लीव नहीं करेगा। उसी में एक्स्ट्रा लिखिए एक लाइन और, ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन, ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन 16 जूल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन 16 जूल ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आर imparted to the two chunks. Due to internal explosion 16 joule of kinetic energy are imparted to the two chunks. Full stop. Find the velocity of, find the speed of each chunk just after the explosion. चलिए क्वेश्चन को आप लोग को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और जब तक सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो क्या मानिएगा, रफ सरफेस या फ्रिक्शनलेस।
म्यू इक्वल टू 0 और ए है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसका मास कितना केजी था? 8 kg। और इनिशियली कितना मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था? 2 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ये कितना पार्ट में ब्रेक कर गया? 2 पार्ट में। और दोनों का मास 4 kg ईच। इसको मान लेते हैं ए, ऐसे मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 1 और इसका मान लेते हैं 2। बट आपको तो दोनों का वेलोसिटी नहीं पता है, तो नहीं पता है तो क्या मानिएगा? दोनों का इक्वल आपको जब नहीं पता है तो मान लेते हैं v1x और क्या मान लेते हैं? v2x। अब 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, कितना अननोन हो गया? 2 अननोन, v1x और v2x। तो 2 अननोन है तो मिनिमम तो 2 इक्वेशन चाहिए। और अगर 2 इक्वेशन चाहिए तो जो क्वेश्चन जो भी सेट किए होंगे उनके दिमाग में बात होगा तो उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सेट किए होंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, जो एक्सप्लोड हुआ है, वो एक्सटर्नली हुआ है या इंटरनल मैटर था? वो एक्सटर्नल फोर्स लगा है या इंटरनल फोर्स? दैट्स वाई इस पे अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ है, अंदर में कुछ बारूद रख दिया गया होगा, उसकी वजह से बस्ट कर गया, बट वो तो इंटरनल फोर्स है ना। तो इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता है क्या? इसका मतलब है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सॉल्व करेंगे क्या? ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं ही सॉल्व करता हूँ। एफ एक्स क्या है? मेरा सिस्टम क्या है? ए, बाद में वही तो ये बन गया ना, राइट? तो एफ एक्स क्या है? 0। तो पी एक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। एग्री? इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग। अभी आप लोग के पास और मेरे पास भी टाइम है, इसलिए बहुत आराम से हर टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा न्यू बैच से, न्यू स्टूडेंट से, कि आप हर एक चीज़ को नहीं भी पढ़े हैं इस चीज़ को, तो आपके लिए लाभ का बात है, सीख लीजिए। बाद में बहुत अफसोस आएगा कि काश पढ़ लेते क्वेश्चन बन जाता। ये अभी मत सोचिए कि टफ है आसान है, और ये बहुत बेसिक बात है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, राइट? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम। अभी आप लोग का स्कूल बंद है या ओपन है? ओपन है ना? ओके। एनीवे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? बोलिए, आपके सामने है ना। क्या डायरेक्ट 16 लिख दें? इक्वल टू क्या लिखें? 4 इंटू v1x प्लस 4 इंटू v2x। तो v1x प्लस v2x इक्वल टू कितना? वेरी गुड। यहाँ से सॉल्व होगा? यहाँ सॉल्व नहीं होगा। अब एक और इक्वेशन चाहिए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में एक बहुत वाइडली एक पॉइंट दिया गया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है, बोला गया ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में फाइनल इन दोनों को मिलाकर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक मिला है, कितना जूल? 16 जूल। एक क्वेश्चन में मेंशन था कि जब ब्रेक हुआ तो ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन 16 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द 2 चंक्स। 16 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द 2 चंक्स। इसका मतलब ये आपको इक्वेशन डेवलप करने के लिए दिया गया था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 16। समझ गए? तो फाइनल कितना था? बोलिए, हाफ इंटू 4 इंटू v1x का स्क्वायर, सही है, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू व्हाट? v2x का स्क्वायर, अब माइनस हाफ इंटू, बोलिए, 8 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 16। अब तो पक्का सॉल्व हो जाएगा। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, राइट?
सॉल्व करके v1x और v2x बताइए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था? ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लोजन 16 जूल ऑफ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द टू चंक्स। एक्स्ट्रा, इसका मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी था, बाद में इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कितना एक्स्ट्रा मिल गया, एक्स्ट्रा आ गया 16। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक रिस्पेक्ट में कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू व्हाट? देखिए, तो यहाँ तक लिख सकते हैं। एग्री? चलिए, अब ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसका एक काम कीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्या v1x का स्क्वायर अब प्लस v2x के बदले 4 माइनस v1x लिख सकते हैं? राइट? सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 16। भाई यहाँ से v2x के लिए हम लोग यहाँ से v2x इक्वल टू 4 माइनस v1x कर सकते हैं ना। यहाँ के बाद फिजिक्स है क्या? मैथमेटिक्स है। आप कितना स्मार्टली आप सॉल्व करते हैं। तो v1x का स्क्वायर अब प्लस 16 और माइनस कितना 8v1x अब प्लस v1x का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 2v1x का स्क्वायर माइनस 8v1x इक्वल टू 0। तो v1x इक्वल टू 4 और v1x इक्वल टू 0। दो वैल्यू आया होगा, आना भी चाहिए था। क्वालिटी के तो दो वैल्यू रहेगा ना। तो v1x का कितना वैल्यू मिला? दो वैल्यू मिलेगा। कौन सा? 4 और 0। तो v2x का वैल्यू क्या होगा? 0 एंड 4। 0 एंड, अगर v1x का वैल्यू 4 वहाँ पे इसमें पुट करते हैं तो v2x क्या हो जाएगा? 0 या इसका मतलब सॉल्यूशन का दो रिजल्ट मिला, दो कॉम्बिनेशन मिला। राइट? एक कितना v1x 4 v2x 0, पहला सेट ये मिला और दूसरा सेट क्या मिला? v1x 0 तो v2x कितना? बोथ आर द आंसर। ठीक है? वेरी फ्रैंकली, अगर सही से इस क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए था। मैंने सॉल्व कर दिया ड्यू टू टाइम कांस्टेंट। पर इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं? दो ही काम तो किए, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसका लाभ उठाया। क्योंकि दो अननोन आ गया था, तो दो अननोन आने के लिए हम लोग को दो ही क्वेश्चन चाहिए था। तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, दो अननोन रहेगा तो दैट्स वाई कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक नया बात, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर इस क्वेश्चन में ये रहता कि जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स फर्दर कोई कोलिजन ना हो, तो इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन सही रहेगा? मेरा क्वेश्चन समझे? एक बार ब्रेक कर गया, राइट? और ये है M1 और ये क्या है? M2, और फर्दर फिर बाद में दोनों के बीच में कोई क्लोजन ना हो, तो कौन सा सॉल्यूशन सूटेबल रहता? सेकेंड। नहीं, बोले क्यों? क्योंकि ये रुका रह जाता है, ये अपना जाते रहता। लेकिन पहला लेते तो सर ये रुक गया, ये जा रहा है, बाद में दोबारा जाके कोलाइड कर जाएगा। राइट? अब इसमें अब तो सर हम लोग क्या हो सकता हो, आप लोग अभी दोनों कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं था, बट अगर क्वेश्चन में आगे पूछ लिया था कि फर्दर देयर इज नो एनी कोलिजन विल टेक प्लेस देन व्हिच सॉल्यूशन शुड मोर सूटेबल, तब कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा सूटेबल रहता? ये सॉल्यूशन। पीछे वाला को रोक देते और आगे वाले को जाने देते। एग्री? चलिए, हो गया ना?
ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ ना बोलिए, हटाएं। रिनीसा बर्मन ज्वाइन किए हुए हैं? समझ में आ रहा है? ओके। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एज, अब एक नया बात, ठीक है। ए जीरो, क्या जीरो? तो क्या कांस्टेंट, मैंने ए भी जीरो कर दिया और यू भी जीरो कर दिया, एग्री? ए भी जीरो और यू भी जीरो, तो कंक्लूजन क्या? तो सर जैसे ही ए जीरो किए तो ए जीरो का मतलब, ये दोनों को मिलाकर मैं थ्योरी डेवलप कर रहा हूँ, अब दोनों को मिलाकर एक साथ, राइट? तो ए जीरो का मतलब भी कांस्टेंट, यहाँ तक तो एग्री है? ओके। अब भी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी का वैल्यू हर टाइम पे सेम, तो हर टाइम पे सेम, तो इनिशियल जो रहेगा वही रहेगा। इनिशियल में मैंने कितना लेके काम किया? इसका मतलब ये क्या है? जीरो है, क्योंकि दिस इक्वल टू यू ना, और यू क्या है? मैं स्पेशल केस बना रहा हूँ कि अगर ए जीरो और यू जीरो, क्या जीरो? ए जीरो और यू जीरो, तब क्या हो सकता है? तो भी कॉन्स्ट, ए जीरो का मतलब भी कांस्टेंट, अब भी कांस्टेंट का मतलब यू, यू तो स्पेशल केस है जीरो, तो भी क्या रहेगा ऑल द टाइम? जीरो। यहाँ तक आ गए? अब भी जीरो का मतलब क्या? बोलिए भाई। सर भी जीरो का मतलब ये हो गया डी आर बाई डी टी, नहीं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और डी आर बाई डी टी जीरो का मतलब आर कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल जहाँ पे है वहाँ पे ही परमानेंटली है, वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? बट आर कांस्टेंट किस कंडीशन के कारण होगा? ए सिर्फ ए जीरो की वजह से, या ए जीरो और ई जीरो दोनों मिलाकर दोनों रहेगा तो आर क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ तक आ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए, और अगर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो उसका चेंज क्या होता है? बोलिए। वेरी गुड, जीरो। यहाँ तक आइए, ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट डेवलप होने वाला है। अब एक मिनट, यहाँ देखिए सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे? पक्का? मुझे नहीं लग रहा है। अगर देख रहे हैं तो ये बताइए कि डेल्टा आर जीरो किस फ्रेम में? अभी तो बोले कि सर देख रहे हैं। सर ये जीरो कर किए हैं, मतलब फोर्स का बात किए हैं। अब फोर्स का बात आपको करने का राइट कब मिलता है? जब इनर्शियल फ्रेम में। इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर का चेंज जो जीरो है, ये बात किस फ्रेम में रहेगा? ये बहुत बड़ा बात था।
देखिए अभी जाकर आप लोग फिजिक्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट किए कि फिजिक्स के में कितना डेप्थ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो चेंज इन आर किस फ्रेम में लेना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर। और आप यहाँ देखते रहिए नहीं तो कहानी छूट जाएगा। बोलिए ये 0 है मतलब फोर्स 0 होगा, राइट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, कौन सा 0, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, क्या है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, किस में था, रेस्ट में था, एग्री। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। तो इन दोनों को मिलाकर क्या ये बोल सकते हैं इसके कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, सॉरी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगा, यह स्पेशल केस हो गया ना, यहां तक आ गए। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए तो हम लोग ऐसे सीखे थे, याद है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन dr/dt इक्वल टू व्हाट, v, बट किसका dr/dt, अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, r सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, r सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, एग्री। इसका मतलब डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास 0, यहां तक आइए। बट ये बात, कौन सा बात, ये बात किस फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में, यहां तक आ गए। चलिए हो गया ना। अब यहां देखिएगा आर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल क्या सिखाए हैं, m1 बोलते रहिए, r1, m2 r2, m3 r3, और लास्ट में जहां तक जा सकते हैं mn rn, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, नहीं mn। यहाँ तक आ गए। एक काम कीजिए, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, क्या लेना है, टेकिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लेना समझते हैं, चेंज लेना, क्या लेना, इसका मतलब दोनों तरफ डेल्टा लगाइए, लगा सकते हैं ना। तो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास, डेल्टा आर, तो राइट हैंड साइड में डेल्टा लेने के लिए तो सिर्फ वेरिएबल के नाम पे कौन है, r1 r2 एंड सो ऑन। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 डेल्टा r1, m2 डेल्टा r2, mn डेल्टा rn, और डिवाइड बाई क्या टोटल मास लिख दें। आप लोग न्यू बैच का स्टूडेंट, समझ में आया कि मैंने इसका इधर डेल्टा लिया तो इधर भी डेल्टा लिया, बट डेल्टा किस में लगाएंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी में या वेरिएबल में। यहाँ डेल्टा लगाएंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेंगे, कल के क्लास में सिखाए थे, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया है। यहाँ तक अभी तक हम लोग कुछ भी नहीं किए थे, बस ये चेंज लेना सिखाया आपको। अब यहाँ देखिए, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर ऐसा होता है तो, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, लास्ट बेंच यहाँ देखते रहिएगा, इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एग्री, हाँ या ना, अभी जस्ट प्रूफ कर दिए। तो इस कंडीशन के वजह से, ये तो हम लोग एक जनरल बात लिखे थे, चेंज लिए थे, इसके बाद अगर ऐसा होता है
तो क्या डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं 0, और डेल्टा इसका मतलब ए टर्म 0 हो गया, ए टर्म क्या हो गया। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंडीशन को लेते हुए, किस कंडीशन को, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं लगता है ए 0 होगा ना कि ए 0। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। ये चेंज हो भी सकता है राइट, बट ये इस तरीके से चेंज होगा कि इसका m1 r1 प्लस m2 डेल्टा r2 एंड सो ऑन राइट, mn डेल्टा rn इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से सीख रहे हैं कि अगर मेरे पूरे सिस्टम पे ये किसके लिए और किसके लिए, इसका मतलब है कि सारे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इसका मतलब सारा फोर्स 0, क्योंकि सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इसका मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या है 0 है राइट। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और इनिशियली सिस्टम अगर आपका रेस्ट में है, क्या है रेस्ट, यहाँ देखिए राहुल रेस्ट में है, तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, बट पार्ट ऑफ द सिस्टम का पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकता है, बट इस तरीके से चेंज होगा कि उसका इन सब का सम क्या होगा 0 होगा। एग्री, इसका मतलब m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 सो ऑन mn डेल्टा rn मस्ट बी इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो डेल्टा r1 इसको लिख लीजिएगा, डेल्टा r1 डेल्टा r2 डेल्टा r3 इन सब को किस फ्रेम में लेना है आपको, और अगर m1 लेकिन बिल्कुल अब इसमें है कि इनर्शियल फ्रेम इनफाइनाइट हो सकता है राइट, एक ही दुनिया में इनर्शियल फ्रेम रहेगा या बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जिस इनर्शियल फ्रेम में m1 का डेल्टा r1 निकालेंगे उसी इनर्शियल फ्रेम में सबका निकालना है राइट। ऐसा नहीं कि m1 का इनर्शियल डेल्टा r1 निकाल लिया ग्राउंड में रह के और m2 का डेल्टा r निकालने के टाइम पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग कार में बैठ गए, क्योंकि हो सकता है ना बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करना शुरू करते हैं, नया नया फिजिक्स सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ओके सर ने तो बोला था इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम तो बहुत सारा है, अब कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि m1 का जब निकालेंगे डेल्टा r तो ग्राउंड में रहेंगे और m2 का जब निकालेंगे तो दूसरा इनर्शियल फ्रेम है, तब आंसर नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लिकेट कीजिएगा तो आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा। इसका मतलब जिस इनर्शियल फ्रेम में m1 का डेल्टा r1 उसी इनर्शियल फ्रेम में सबका m2 का m3 का एंड ऑल, तब जाकर आंसर आ पाएगा। तो सर इसमें निकालना क्या रहेगा, तो सम टाइम्स डेल्टा r1 दिया रहेगा और डेल्टा r2 पूछा जाएगा, डेल्टा r1 दिया रहेगा, क्या पूछा जाएगा डेल्टा r2। एग्री, लेकिन दिस इक्वल टू 0 ऑलवेज या इस कंडीशन की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा डेल्टा r1 डेल्टा r2 किस में लेना है इनर्शियल फ्रेम में, और डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम या सेम इनर्शियल फ्रेम, सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री, देखिए मैकेनिक्स का ये 3 चैप्टर जनरली हार्ट ऑफ मैकेनिक्स होता है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशन और एसएचएम। मतलब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, मतलब इसको पढ़ाने के लिए बहुत आराम से आपको सीखना पड़ेगा। तो 90% लोग तो वर्क प्रॉब्लम तक पढ़ा कर छोड़ देते हैं, बट रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी आप वर्क प्रॉब्लम तक कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं वहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये सब बात तो पहले से सीखे हुए हैं ना, बट यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया राइट। एनीवे समटाइम्स ये भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, बट उसका वन ऑफ द कंपोनेंट 0 है। कौन सा कंपोनेंट, द ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है,
बट उसका वन ऑफ द कंपोनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट 0 है और सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी 0 है, तब क्या ये हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं, तब क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एक बार, यहाँ से ये तो बोल सकते हैं ना Vx सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर रहेगा, और जब ये 0 हो गया तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एग्री हैं। इसके बदले इक्वल टू 0, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका चेंज क्या रहेगा, 0 रहेगा, एग्री। और एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखे थे आप लोग, m1 x1 याद है, m2 x2 एंड सो ऑन, और डिवाइड बाई टोटल मास। इसका चेंज लीजिएगा तो यही लिखेगा ना, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 और डिवाइड बाई m। अब यहाँ पे अगर एक कंडीशन को अगर अप्लाई कर देते हैं एंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी अगर 0 है, तो क्या ए वैल्यू 0 हो जाएगा, हाँ ना बोलते रहिए। और अगर वैल्यू इस कंडीशन को लेते हुए अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ये बात बोल सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू व्हाट, 0। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अगर ये लिखते हैं तो साथ में दिमाग में रहना पड़ेगा कि ये तभी अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास का एक्स मोशन नहीं है। कौन सा मोशन नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया ना, कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, अगर किसी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट मतलब उस पार्टिकल का वो मोशन नहीं हो रहा है, कौन सा मोशन नहीं हो रहा है, एक्स मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अप्लाई करते रहेंगे तो इसको किस फ्रेम में रखना है, और डेल्टा x1 जिस फ्रेम में मेजर कीजिएगा, अगर डेल्टा x1 ग्राउंड में है तो डेल्टा x2 भी किस में मेजर करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मेजर करना है, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। समझ गए। तो नेक्स्ट पूरा क्लास इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम बनेगा, और इस कॉन्सेप्ट पे ऐसी प्रॉब्लम के वर्कआउट में भी प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज में भी है, और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।